हेलो डियर। तो आज का वीडियो आप सभी बिहार स्टाफ नर्स के जो भी लोग तैयारी करते हैं उन सभी के लिए आज का वीडियो काफ़ी शानदार है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला ही प्रश्न आपके सामने में है। जो भी लोग मैं बता दूँ, अभी आप सभी के लिए मैं तैयारी करा रहा हूँ, अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जैसे ही आपका फॉर्म नर्स के निकल जाएगा, आप सभी के लिए बिहार में पता चल जाएगा कि कितने सीट पर बहाली है और कितने जो है आपके कब से कब फॉर्म भराएंगे, किनको किनको मौका मिलेगा। तब जाके हम रेगुलर जो है आप लोग को एक शिफ्ट बना देंगे, जहाँ पे 2 टाइम वीडियो आपको मिलेगा। एक टाइम थ्योरी का वीडियो मिलेगा और एक टाइम आपका एमसीक्यू का वीडियो मिलेगा। बाकी मैं आपको, अगर बहुत लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, छोड़ चुके हैं, तो उनके प्रैक्टिस के लिए, धीरे धीरे पढ़ाई के रास्ते पर लौटाने के लिए यह वीडियो ला रहा हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, ये मत भूलिएगा, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह मैं आज 5वां वीडियो कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें को ध्यान में रखिएगा। चलिए करते हैं शुरू। कहता है, सिर पर चोट लगने के 3 घंटे बाद नाक और कान से साफ तरल पदार्थ का अगर रिसाव होता है तो वह निम्न में से कौन सी दशा को दर्शाता है। मानिए किसी को ब्रेन में चोट लगा, सिर पर चोट लगा, ठीक है, और चोट लगने के 3 घंटे बाद उसके नाक से, कान से जो है साफ तरल यानी साफ तरल पदार्थ का रिसाव हो, तो उसे हम कौन सी दशा कहते हैं। बेसल खोपड़ी फ्रैक्चर, नाक की हड्डी का फ्रैक्चर, ललाट की फ्रैक्चर और टेम्पोरल लोब का फ्रैक्चर। तो जो सिर पर चोट लगता है 3 घंटे के बाद जो है साफ तरल पदार्थ नाक कान से निकलता है, तो उस कंडीशन में हम लोग बेसल खोपड़ी का फ्रैक्चर कहते हैं। कौन सा? बेसल खोपड़ी का फ्रैक्चर कहते हैं। ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, दूसरा है, कह रहा है मेगाब्लास्टिक एनीमिया निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है। आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि किसी को अगर मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो तो वह किसकी कमी से होगी। विटामिन B12, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम। तो आपको पता होना चाहिए मेगाब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 के कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरा नंबर का है शारीरिक पीलिया। ठीक है, यानी फिजिकल जो आपका जॉन्डिस होता है, फिजियोलॉजी जो जॉन्डिस होता है निम्न में से किसमें होता है। ठीक है, कहता है शारीरिक पीलिया निम्न में से किसमें होता है। जीवन के 24 घंटे बाद, जीवन के 24 घंटे के भीतर, जीवन के 72 घंटे बाद, जीवन में किसी भी समय हो सकता है। तो राइट आंसर जो होता है शारीरिक पीलिया जो होता है वह आपके कौन सा है, जीवन के जो है 24 घंटे के बाद होता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्थिति जिसमें सुखद स्थिति से आनंद का अनुभव करने में असमर्थ होता है। कह रहा है कि वह स्थिति जिसमें सुखद स्थिति से, मतलब सुखद स्थिति से आनंद का अनुभव करने में असमर्थ होता है व्यक्ति। मतलब जब व्यक्ति को सुखद स्थिति का अनुभव होता है और बाद में चलकर उसे आनंद का अनुभव अगर लेना हो, तो इस कंडीशन में जो है वह असमर्थ हो जाता है। ठीक है, तो उससे हम लोग कौन सा स्थिति कहते हैं, एनहेडोनिया, अवसाद, एप्रैक्सिया, इकोलेलिया। यह आपके मेंटल साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। वह स्थिति जिसमें सुखद स्थिति से आनंद का अनुभव करने में असमर्थ, मतलब स्थिति तो सुखद है, ठीक है, मतलब व्यक्ति खुश है, मतलब सुखी में है, ठीक है, सुखी में है, बट वह व्यक्ति आनंद अपने जीवन का नहीं ले पा रहा है। सुखी है लेकिन आनंद में नहीं है, इंजॉय में नहीं है। तो इन सिचुएशन को हम लोग एंडेहोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनहेडोनिया कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, इनहेडोनिया। डिप्रेशन क्या होता है? जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से उदास रहता है, दुखी रहता है। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं 5वां नंबर का प्रश्न है आज का। कहता है भव्यता का भ्रम निम्न में से देखा जाता है। मतलब किसमें जो है भव्यता का भ्रम, मतलब ग्रैंडियर डेल्यूजन किसमें दिखाई देता है। मतलब अपने आप को महान समझना, अपने आप को सबसे विद्वान समझना, जो है सो हम ही हैं। तो यह भव्यता का भ्रम होता है, ग्रैंडियर डेल्यूजन होता है। तो ये उन्माद, अवसाद, ओसीडी, बुलिमिया नर्वोसा, यह किसमें होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित हो और उसमें ये लगने लगे कि सबसे बड़ा हम ही हैं, सबसे समझदार हम ही हैं, सबसे महान, सबसे गुणवान हम ही हैं, उसके अपने ही सबसे ज़्यादा जो है लगने लगे, तो वह उन्माद बला में होता है। ठीक है, उन्माद के पेशेंट में ऐसा ही होता है, वह खुद को ही सबसे बड़ा समझने लगता है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है,
1 वर्ष के बच्चों में आईसीपी बढ़ने का संकेत है। मतलब 1 वर्ष के बच्चा है और उसमें आईसीपी बढ़ने का क्या संकेत होता है, बता रहा है कि 1 वर्ष के बच्चा है और उसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने का क्या संकेत होगा। तो फॉन्टले का उभार होना, उल्टी होना, रोना, एनोरेक्सिया। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो लक्षण, जो संकेत दिखाई देंगे आईसीपी बढ़ने से। आईसीपी आपको पता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यानी क्रेनियल में प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? इसमें आईसीपी लेवल बढ़ने से, ठीक है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने से आपके जो सामने वाला जो खोपड़ी होता है, जो फॉन्टनल होता है, इसमें उभार आ जाता है, ठीक है। इसमें उभार आ जाता है, सामने वाला ललाट वाला जो खोपड़ी होता है, ठीक है। 7वां है, बहुत अच्छा है, कहता है डिसफिलरिस सल्फेट के दुष्प्रभाव है। डिसफिलरम, ठीक है, डिसफिलरम सल्फेट के साइड इफेक्ट क्या है? तो डिसफिलरम सल्फेट के दुष्प्रभाव उल्टी, चक्कर, प्रकाश के चारों ओर प्रभाव मंडल, मुंह में धातु जैसा स्वाद। तो मान गए कोई व्यक्ति, यह दवाई है डिसफिलरम सल्फेट। ये डिसफिलरम सल्फेट का साइड इफेक्ट ये होता है कि मुंह में कोई एलिमेंट धातु जैसा स्वाद लगेगा, ठीक है। ये होता है डिसफिलरम सल्फेट का दुष्प्रभाव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि डीवीटी में सकारात्मक होता है। डीवीटी में क्या सकारात्मक होता है? सकारात्मक संकेत क्या होता है? कर्निंग का संकेत, ब्रुजेंस्की का संकेत, होमन का संकेत, बार्लो का संकेत। तो डीवीटी में आपका जो है होमन का संकेत जो है पॉजिटिव होता है, यानी डीवीटी में होमन का साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। जैसे आपको पता है कर्निंग्स मेनिंजाइटिस में पॉजिटिव होता है, तो उसी प्रकार से होमन का संकेत डीवीटी में सकारात्मक होता है। ओके, आगे चले। 9वां नंबर प्रश्न है, प्रसव के बाद रोगैम यानी एंटी-डी की खुराक है, ठीक है। कहता है प्रसव के बाद रोगैम यानी एंटी-डी की खुराक है, ठीक है। 100 mcg, 200 mcg, 300 mcg, 400 mcg। तो प्रसव लेबर के बाद जो रोगैम होता है, जो एंटी-डी होता है, यह इसका जो खुराक होता है 300 mg होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यहाँ पे, कहता है प्रेस बायोपिया का कारण क्या है? प्रेस बायोपिया का कारण क्या है? तो प्रेस बायोपिया का कारण क्या होता है? लेंस का सख्त होना, बेलनाकार लेंस, लेंस का लंबा होना, लेंस की वक्रता का छोटा होना। तो प्रेस बायोपिया जो होता है उसमें लेंस का हार्ड होना यानी सख्त हो जाता है, ठीक है। लेंस जो है आँख का वह सख्त हो जाता है प्रेस बायोपिया में, ठीक है। यही कारण है कि लेंस जो है हार्ड सख्त हो जाता है। आगे है, स्तनों को अक्षिका से जोड़ने वाला लिंगामेंट कौन सा है? कहता है जैसे ये ब्रेस्ट है, ठीक है, दोनों साइड ब्रेस्ट होता है फीमेल में, ठीक है, फीमेल में। तो जो ब्रेस्ट होता है, स्तनों को अक्षिका से जोड़ने वाला लिंगामेंट कौन सा है? ठीक है, पूर्ववर्ती क्रूसियट लिंगामेंट, लिंगामेंट फ्लेवम, ऊपर का लिंगामेंट और कैलेकेनोफाइबुलर लिंगामेंट। तो याद रखिएगा कि स्तनों को अक्षिका से जोड़ने वाला जो लिंगामेंट है वह कूपर का लिंगामेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है, कहता है बाह्य कोशिकीय द्रव हानि का प्रबंध। कहता है बाहर से कोई कोशिकीय द्रव में हानि होता है तो उसका प्रबंध क्या होता है? मतलब कह रहा है कि शरीर से कोई द्रव का हानि हो जाए, ठीक है ना, कोई शरीर से कोई बाह्य पदार्थ, कोई बाह्य कोशिकीय द्रव का हानि हो जाए तो उसका मैनेजमेंट प्रबंध कैसे करेंगे? 10% डेक्सट्रोज से, ठीक है, आइसोटोनिक समाधान जैसे RL या NS से, और N/2 5% D से, रक्त या रक्त उत्पाद से, ठीक है। तो अगर किसी को बाह्य कोशिकीय द्रव का अगर लॉस हो, हानि हो, तो उसके मैनेजमेंट में हम आइसोटोनिक समान जैसे RL और NS प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ठीक है। 13 नंबर है, कह रहा है एनोरेक्सिया नर्वोसा में प्राथमिकता नर्सिंग मूल्यांकन, नर्सिंग असेसमेंट क्या होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा में? सामाजिक अलगाव, पारिवारिक समस्या, शरीर की छवि के कारण अवसाद और स्वास्थ्य संबंधी समस्या। सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है। तो यह एक खाने से संबंधित बीमारी है। तो ये खाने से संबंधित बीमारी में हम जो नर्सिंग मूल्यांकन करते हैं तो इसमें सामाजिक अलगाव, पारिवारिक समस्या, शरीर की
छवि के कारण अवसाद और स्वास्थ्य संबंधी समस्या। ठीक है, मान गए कोई पेशेंट जो है खाना को छोड़ दिया है, नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूछते हैं कि कोई बीमारी है, और अगर बीमारी हो तो उसमें पहला लक्षण ये भी हो सकता है कि भाई बीमारी होने से भी जो है वह भोजन को निगलेक्ट कर सकता है, नहीं कर पाएगा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा भोजन की बीमारी है, और इस कंडीशन में सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो है, इसका मूल्यांकन होता है, प्राथमिक मूल्यांकन। ठीक है, 14 है यहाँ पे नवजात शिशु में जोरदार सक्शनिंग के कारण क्या होता है, तो रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया, रिफ्लेक्स टेचिपेनिया और रिफ्लेक्स ब्रेडिपेनिया। अब देखिए होता क्या है, सक्शन के मतलब क्या होता है, सक्शन के मतलब होता है कि सक्शन का जो मतलब होता है चूसना। ठीक है, साफ करना। किसी को गला में अगर कोई चीज़ फंसा हो, बैठा हो, झाग वगैरह, तो उसको जो है चूस कर सक्शन करके साफ किया जाता है। अब मान गए किसी बच्चे को आप जो है श्वसन नली को साफ करिएगा, सक्शन कीजिएगा, और उसमें अत्यधिक जो है आपके बलगम के साथ साथ वायु जो है खिंचा जाएगा, बहुत ज़्यादा वायु भी अंदर से खिंचा सकता है सक्शन में, तो उससे क्या होगा कि उससे यही होगा कि जो ब्रेडिकार्डिया होता है वह ब्रेडिकार्डिया रिफ्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी हार्ट पर यह प्रभाव करता है, हृदय का जो नाड़ी दर है वह कम जाता है। ठीक है, तो जोरदार सक्शन करने से रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। ठीक है, 15 है पूर्ण मोटाई वाले, देख लीजिए, पूर्ण मोटाई वाले जलने का आकलन करने का पहला तरीका क्या है, कहता है पूर्ण मोटाई वाले जलने का आकलन का पहला तरीका क्या है, कहता है कोई पेशेंट गंभीर जला हुआ है, मोटा डीपली रूप से जला हुआ है, तो उसका हम आकलन असेसमेंट कैसे करेंगे, पहला तरीका क्या होता है, तो पहला तरीका आप लोग को पहले से पता है, अवलोकन, ऑस्किलेशन, स्पर्श, परक्यूशन। अब एक पेशेंट जला हुआ है तो उसको स्पर्श करके तो पता करेंगे नहीं करेंगे, इरिटेट होगा। ठीक है, ऑस्किलेशन होगा नहीं होगा। ठीक है, परक्यूशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर अवलोकन होगा। मीन्स अवलोकन के मतलब क्या होगा कि पहला मोटाई जो होता है जलन का आकलन हम देख कर ही, अवलोकन करके ही जो है पता कर सकते हैं। ठीक है, आगे है 16 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, सोडियम की मात्रा में वृद्धि वाला रोगी आप सबसे पहले क्या करेंगे। मान गए कोई पेशेंट है, सोडियम की मात्रा में वृद्धि हो गया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आइसोटोनिक घोल देंगे, अधिक मौखिक स्पष्ट तरल पदार्थ, ठीक है, हाइपोटोनिक तरल देंगे, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक तरल देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम की मात्रा में वृद्धि होने से सबसे पहले जो करना होगा आपको कि वह ज़्यादा से ज़्यादा जो है ओरल मुंह से तरल पदार्थ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। 17 नंबर का प्रश्न है, दर्द प्रबंधन के बारे में पढ़ाने में एक नर्स शिक्षक को चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, अगर मान गए कोई नर्स है और वह दर्द मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट के ऊपर लेक्चर दे रही है, तो उसे पेन को मैनेजमेंट करने के लिए किस चीज़ के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। दर्द की दवा का उपयोग केवल तभी करने की आवश्यकता है जब बिल्कुल आवश्यक हो। दर्द की दवा मरीज की ज़रूरत के हिसाब से दी जाएगी। सर्जरी के बाद दर्द की दवा देने के तरीके में किस तरह से बदलाव किया जा सकता है। मरीज द्वारा नियंत्रित डिवाइस का इस्तेमाल जो मरीज को जब चाहे दवा पहुँचा देगा। तो इसमें देखिए एक नर्स जो है टीचिंग कर रही है, वह नर्स को पढ़ा रही है और वह बता रही है कि कोई पेशेंट पेन से जूझ रहा है। ठीक है, पेन मैनेजमेंट करना है उसका, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जो दर्द के दवा होता है, दर्द के दवा हमेशा नहीं दिया जाता है और नहीं दिया जाना चाहिए, इसका बॉडी पर बुरा असर पड़ता है। ठीक है, तो दर्द के दवा केवल तभी देते हैं जब बिल्कुल आवश्यकता हो, बिल्कुल लगे कि अब मरीज जो है बिल्कुल दवा देने बगैर नहीं बच सकता है, तभी जो है आपको देना चाहिए, वरना हल्का फल्का अगर दर्द हो तो उसे ऐसे ही जो है सह लेना चाहिए, ठीक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, कहता है कि नर्स उस मरीज के कमरे में प्रवेश करती है जो टॉनिक क्लोनिक दौरे के क्लोनिक चरण में है। शुरुआती नर्सिंग एक्शन इस प्रकार होना चाहिए। आप लोग पढ़े होइएगा अपने नर्सिंग में ईसीटी पढ़े होइएगा, तो वहाँ पे आप पढ़े होइएगा कि ईसीटी देने से व्यक्ति में क्लोनिक और टॉनिक दो तरह के सीजर उत्पन्न होते हैं, दौरा उत्पन्न होते हैं। तो वही दौरा जो होता है यहाँ पे पूछ रहा है
कि नर्स जो है उस मरीज के कमरे में प्रवेश करती है जो टॉनिक और क्लोनिक के दौरे से क्लोनिक के चरण में हो। शुरुआती नर्सिंग जो है एक्शन किस प्रकार होनी चाहिए, मतलब एक नर्स है वह कमरे में इन की प्रवेश की तो वह देखी कि पेशेंट जो है टॉनिक क्लोनिक दौरा से जो है पीड़ित है और वह क्लोनिक चरण में है, ठीक है। तो उसको जो है नर्सिंग एक्शन में क्या करना चाहिए, तो पैडेड माउथ गैग डाले, सिर के नीचे कुछ पैडिंग रखे और अंगों को धीरे से रोके और ऑरोट्रेकियल सक्शनिंग के लिए उपकरण प्राप्त करें। तो देखिए ये ऑरोट्रेकियल सक्शनिंग कब करते हैं, जब ट्रेकिया में कुछ जमा हो गया हो, ठीक है। पैडेड माउथ गैग तब लगाते हैं जब मुंह से कोई जीभ वगैरह बाहर निकलने का खतरा होता हो, ठीक है, या दांत पे दांत बैठना हो, तब जो है ये माउथ गैग लगाते हैं, समझ गए। तो इसका राइट आंसर सिर के नीचे कुछ पैडिंग रखते हैं ताकि क्लोनिक और टॉनिक फेज जो है आपका आराम से चल सके, ठीक है। तो सिर के नीचे कुछ तकिया या पैड वगैरह लगा देते हैं। आगे है, कहता है प्रसर्व के तीसरे चरण की जटिलताओं में से सभी शामिल है सिवाय किसके। कहता है पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, बाधित प्रसर्व, रिटेन प्लेसेंटा, गर्भाशय का उल्टा होना। तो प्रसर्व के तीसरे चरण की जटिलताओं में कौन शामिल है सिवाय इसके, मतलब 3 इसमें जो है आपके जटिलता होगा, लेकिन एक ऐसा होगा जो जटिलता नहीं है तीसरे चरण का। तो पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, बहुत ज़्यादा रक्त आना, ये तो एक है ही, ठीक है, जटिलता, तो ये तो हो ही जाएगा। बाधित प्रसर्व, रिटेन्ड प्लेसेंटा, यह भी समस्या है प्लेसेंटा का। गर्भाशय का अगर उल्टा है तो वो भी कंडीशन गड़बड़ है। यानी बाधित प्रसर्व यानी रुका हुआ प्रसर्व जो है यह कोई जटिलता नहीं है प्रसर्व के तीसरे चरण का, क्योंकि सब में जो है अलग अलग होता है, किसी में कुछ समय लेता है, किसी में जल्दी हो जाता है तीसरा चरण। तो ये चीज़ें ध्यान में आपको रखना है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे 20वां नंबर का प्रश्न है ईसीटी का संकेत क्या होता है। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सल थेरेपी, ठीक है, या इलेक्ट्रोकन्वल्सल ट्रीटमेंट जो कहिए। ईसीटी का इंडेक्शन होता है कहाँ, इंडेक्शन मतलब कि ईसीजी कहाँ दे सकते हैं, सिजोफ्रेनिया, अवसाद के साथ बुढ़ापा, अवसाद के साथ किशोर और फोबिया। तो देखिए ईसीटी का जो संकेत होता है, तो ईसीटी का संकेत सिजोफ्रेनिया भी होता है और ईसीटी का जो संकेत होता है वह अवसाद में डिप्रेशन में भी होता है। लेकिन जो बुढ़ापा व्यक्ति होता है, मैं आपको बता दूं कि बुढ़ापा व्यक्ति में ईसीटी देना खतरा हो सकता है, इसलिए जो है हम लोग इसको टिक नहीं मारे हैं। अवसाद के साथ अगर किशोर को अगर डिप्रेशन है तो उसको ईसीटी दे सकते हैं, क्योंकि उसे सहने की क्षमता होती है। 11 है अत्यधिक उल्टी होने से क्या हो सकता है। मान गए आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा उल्टी हो गया, तो बहुत ज़्यादा उल्टी होने से क्या हो सकता है, श्वसन अम्ल रक्तता, श्वसन क्षारीयता, चयापचय अम्ल रक्तता और चयापचय क्षारीयता। तो मान गए अत्यधिक अगर आपको उल्टी हो रहा है तो आपके बॉडी में चयापचय क्षारीयता हो सकता है, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है 22 नंबर है यहाँ पे शिशुओं के लिए एनीमा की घोल की मात्रा कितनी है। मैं आपको बार बार बता देता हूँ कि शिशुओं की तुलना में जो वयस्क होते हैं उनमें एनीमा की घोल की मात्रा ज़्यादा होता है, जबकि शिशु छोटा है तो उसको छोटा ही मिलेगा एनीमा का घोल। तो शिशुओं के लिए एनीमा की घोल 100 से 150 ml, 200 से 300 ml, 300 से 400 ml और 400 से 500 ml। यानी शिशु के लिए जो एनीमा घोल की तैयार की जाती है इन्फेंट के लिए वह 100 से 150 ml होता है। बच्चा के कितना ज़्यादा कैपेसिटी होता ही है, 100 से 150 ml काफ़ी होता है। आगे है 23 नंबर का प्रश्न है, कहता है कि एक क्लाइंट को सिर में चोट लगने के कारण भर्ती कराया गया, उसका GCS स्कोर 354 है। इस परीक्षण के बारे में नर्स की समझ यह है कि क्लाइंट मतलब एक नर्स एक पेशेंट को चोट लगा सिर पर, ठीक है, भर्ती कराया गया, भर्ती कराने के बाद कुछ जांचें कराए गए, उसमें GCS स्कोर 354 आया और इस प्रश्न अगर एक जांच आया तो इस जांच के बारे में नर्स की समझ क्या है कि वह क्लाइंट क्या कहेगी। तो क्लाइंट देख लीजिए, सरल आदेशों का पालन कर सकता है, बोलने का प्रयास नहीं करेगा, बेहोश है, बोलने पर अपनी आंखें खोलने में सक्षम है, ठीक है।
तो सिर में चोट लगा है, जीसीएस स्कोर जो है ग्लास्को कोमा स्केल होता है, यह 354 जो है आपका स्केल है, इतना आया है। तो इसमें राइट आंसर यही होता है कि क्लाइंट जो होता है वह बोलने पर अपनी आंखें खोलने में सक्षम रहेगा, मतलब बोल नहीं पाएगा लेकिन बोलने का प्रयास करेगा तो वह आंख खोल सकता है, ठीक है, आपको देख सकता है, भले वो पहचाने या नहीं पहचाने। तो ये GCSS का स्कोर क्या है, 354, ठीक है। 24 है, बढ़े हुए ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर वाले मरीज को इंजेक्शन मेनिनटोल दिया जा रहा है। इस दवा के प्रशासन के कारण के बारे में नर्स की समझ यह है कि यह CSF के रसाव को कम करता है, यह मूत्र उत्पादन को बढ़ाता है, यह ऑस्मोसिस द्वारा द्रव को स्थानांतरित करता है जिससे ICP कम होता है, उपरोक्त सभी। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि कोई बढ़े हुए है ICP वाला मरीज है जिसको इंट्राक्रेनियल में प्रेशर बढ़ा है, और प्रेशर बढ़ा है तो प्रेशर को कम करने के लिए मेनिनटोल दवाई देते हैं, ठीक है। यह दवा प्रशासन के कारण के बारे में नर्स के समझ ये होता है कि यह CSF के स्राव को कम करता है, गलत। यह चूँकि मेनिनटोल है, प्रेशर को कम करता है, जहाँ पे भी प्रेशर लगे बॉडी में उसको कम करता है, तो रक्तचाप भी जो है क्या होता है आपके कम होंगे, और ब्रेन में भी जो है आपके ICP कम होते हैं, ठीक है। तो इस दवा के जो प्रशासन के कारण के बारे में नर्स की भूमिका है कि यह मूत्र उत्पादन को बढ़ाता है, ये भी जो है आपका गलत होगा, ठीक है। मेनिनटोल मूत्र उत्पादन को बढ़ाता है, गलत, ठीक है। यह ऑस्मोसिस द्वारा द्रव को स्थानांतरित करता है जिससे ICP कम होता है, ठीक है। यह ऑस्मोसिस द्वारा द्रव को स्थानांतरित कर देता है जिससे ICP कम हो जाता है, ओके। नेक्स्ट है, कहता है यहाँ पे देख लीजिए कि दाएं आलिंद और बाएं वेंट्रिकल के बीच वाल्व विकसित न होने को इस रूप में जाना जाता है। अब देखिए हार्ट का 4 चेम्बर है, इधर है आपका राइट एट्रियम और इधर है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। नीचे है राइट वेंट्रिकल, इधर है लेफ्ट वेंट्रिकल। कहता है दायां आलिंद यानी दायां आलिंद और दायां वेंट्रिकल और दायां वेंट्रिकल, इसके बीच का जो वाल्व है विकसित न होने को इसे क्या कहते हैं, माइट्रल स्टेनोसिस, PDA या ट्राइक स्पीड एस्ट्रियोसिस और पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा ट्राइक स्पीड एट्रेसिया, यही जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। 26 नंबर है, देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा ऑपियोइड का एंटीडोट है। ऑपियोइड का एंटीडोट दवा कौन सा होता है, फ्लूफेनाजिन, फ्लूमाजेनिल, बेंजोडाइजापान, नोलोक्सोन, ठीक है। नोलोक्सोन जो होता है यह जो है दवा ऑपियोइड का एंटीडोट है, ठीक है। यानी ऑपियोइड का अगर किसी को रिएक्शन होता है तो उसको में एंटीडोट देते हैं, और डैश दवा ऑपियोइड का एंटीडोट है। ऑपियोइड का एंटीडोट दवा कौन सा है, नालोक्सन, ठीक है, याद रखिएगा नालोक्सन, ओके। 27 नंबर है आसन। देखिए आसन एक्लेम्पसिया के संकेत क्या है। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, एक्लेम्पसिया जो है प्री एक्लेम्पसिया के बढ़े हुए लक्षण को कहते हैं, बट होता ये है कि एक्लेम्पसिया वाले मरीज में प्री एक्लेम्पिया से कुछ एडवांस फीचर आता है, जैसे रक्तचाप बढ़ना, ठीक है, यूरिन में जो है प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाना, सूजन होना, ठीक है, दौरा पड़ना, ये सब एक्लेम्पसिया में होता है, ठीक है। जबकि प्री एक्लेम्पसिया में सिर्फ सूजन रहेगा, हल्का फल्का यूरिन में प्रोटीन आएगा, ठीक है, हो सकता है, और BP हल्का फल्का बढ़ा रह सकता है, लेकिन दौरा नहीं आता है, किसमें, प्री एक्लेम्पसिया में, लेकिन एक्लेम्पसिया में दौरा आता है। तो ही कहता है कि आसन एक्लेम्पसिया के संकेत क्या है कि आपका जो BP होता है महिला का वह 60 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 160 से ज़्यादा जैसे ही होगा तो वह जो है भयंकर एक्लेम्पसिया को दर्शाता है प्रेगनेंसी के कंडीशन में, ठीक है। 28 है, घर पर जाकर मिलने की योजना इस पर आधारित होगी। कहता है नर्स की ज़रूरत, क्लाइंट की ज़रूरत, मरीज की आर्थिक स्थिति, जब भी नर्स को लगे तो घर पर जाकर मिलने का जो योजना है वह जो है क्लाइंट की ज़रूरत पर आधारित है। यह नर्स की ज़रूरत पर आधारित नहीं है कि नर्स का जब मन होगा जाएगी, देखेगी और घूमेगी और फिर वापस आ जाएगी, नहीं, यह क्लाइंट का ज़रूरी है। जब क्लाइंट ग्राहक को ज़रूरत पड़े तो वह जो है अपने टीम में से किसी को जो है भेजता है, ठीक है, और घर घर जाकर जो है घर पर जाकर जो भी मिलने वाला योजना है वह क्लाइंट की ज़रूरत के हिसाब के होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलो,
29 नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में पसंद किया जाने वाला द्रव कौन सा होता है। मानिए किसी को शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड या अन्य तरल पदार्थ निकल गया, उसको शॉक लग गया, तो उसे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहते हैं। अब इस कंडीशन में जो है कौन सा दवा होगा, तो आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड, हाइपोटोनिक क्रिस्टलोइड, हाइपरटोनिक क्रिस्टलोइड, उपरोक्त में से सभी। तो 29 जो है वह आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड जो होता है वह हाइपोवॉल्यूमिक में सबसे ज़्यादा पसंद की दवा है। 30 नंबर है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, बहुत शानदार है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का उद्देश्य क्या है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART थेरेपी का क्या उद्देश्य है। HIV रोग ठीक करना, वायरल RNA लोड को कम करना, HIV रोग को रोकना। बिल्कुल तीनों सही है यहाँ पे, इसलिए राइट ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा, एंटी वायरल थेरेपी का उपयोग। ठीक है। 31 नंबर है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ऑपरेशन के बाद मूत्र का नमूना भेजा जाना चाहिए, कहाँ कैसे। ठीक है, तो ऑपरेशन के बाद मूत्र का जो नमूना होता है वह मवाद यानी पस सेल, ठीक है, शुगर, प्रोटीन, एल्बुमिन। तो जो ऑपरेशन के बाद जो मूत्र का नमूना भेजा जाता है और भेजा जाना चाहिए वह मवाद कोशिका से भेजा जाना चाहिए। ठीक है। 32 है, अब आप लोग को मैं यहाँ पे बता दूँ, 32 नंबर का प्रश्न है, कहता है ट्राइजेमिनल न्यूरलीजिया के लिए पसंद दवा कौन सी है। ट्राइजेमिनल न्यूरलीजिया के लिए पसंद दवा कौन सा है। लोरोजापाम, नेप्रोक्सन, कार्बामेपाइन और मॉर्फिन। तो ट्राइजेमिनल न्यूरलीजिया के लिए पसंद की दवा कार्बामाजेपाइन होता है, कार्बामाजेपाइन होता है। ठीक है, ट्राइजेमिनल न्यूरलीजिया के लिए। ओके। 33 नंबर है, बहुत खूबसूरत प्रश्न है, पार्किंसन रोग का पहला लक्षण अक्सर क्या होता है। सिर दर्द, मतली, हाथ या पैर का हिलना, सिर का घूमना। तो पार्किंसन रोग में कंपन होता है हाथ पैर में, यह जो है आपके मानसिक रोगों का एक जो है उत्पन्न होने वाला जो है लक्षण होता है पार्किंस रोग। पार्किंस रोग जो है साइड इफेक्ट होता है, मानसिक रोग का कोई दवा खा रहा है, अगर वो दवा साइड इफेक्ट हो जाता है तो पार्किंस रोग उत्पन्न कर सकता है। और पार्किंस रोग में जो पहला लक्षण अक्सर दिखते हैं वह हाथ पैर का हिलना ही देखते हैं। ठीक है। आगे है आज का इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, 34 नंबर, पार्किंसनिज्म एक है। पार्किंसनिज्म एक क्या है। तंत्रिका मार्ग की सूजन, ऑटोइम्यून विकार, अपक्षय विकार, पोषण की कमी से होने वाला विकार। तो पार्किंसनिज्म जो है वह एक अपक्षय विकार है। कौन सा है, अपक्षय विकार है, इसको याद रखिएगा। और इस प्रकार से आपका 34 क्वेश्चन आज मैंने आपको कराया। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा तैयारी हो, बेहतर तैयारी हो, तो बेहतर क्वेश्चन को टच करना पड़ेगा। हलवा क्वेश्चन तो आप हमेशा पढ़े हैं और हमेशा पूछता है, लेकिन अब की बार आपके जो है, ठीक है, अब की बार जो है आपके हलवा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।